प्रसाद ऑटो ले आकर सीधा अनाथ आश्रम के सामने रोकते हैं। बहुरानी अनामिका ऑटो से नीचे उतरती है। कितना हुआ पिताजी? 100 रुपए बहू। फिर अनामिका 100 रुपए निकाल के उन्हें दे देती है। घर पे इतने लोग होने के बावजूद अनाथ आश्रम आना जरूरी है तुम्हारा बहू। मुझे गलत मत समझिएगा पिताजी, वहाँ सबके होने के बाद भी सब मुझसे प्यार से पेश आते हैं। फिर भी वो मेरा ससुराल है, लेकिन यहाँ पे बाहर पे बोर्ड लिखा हुआ है ना, अनाथ आश्रम, ये तो मेरा मायका है। हाँ बहू, पहले भी कई बार कहा था तुमने, पर मैं ही भूल गया था। जाओ अपनी माँ के यहाँ जाओ, अपने परिवार के साथ समय बिताओ और जब तुम्हें ससुराल वापस आने का मन करे तो आ जाना। ठीक है पिताजी, आप सही सलामत चाहिएगा। हाँ। इतना कहकर अनामिका अनाथालय के अंदर चली जाती है। प्रसाद भी अपना ऑटो लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका वहाँ से सीधा अनाथालय के अंदर एक आम के पेड़ के नीचे जाती है। उस पेड़ में बस एक ही आम लटका हुआ था। उस आम को बड़े ही प्यार से देखते हुए, तुम कैसी हो माँ? अनामिका के इस तरह से पूछने पर वो आम बात करने लगता है। तुम आई हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बच्चे कैसे हैं? तुम उन्हें साथ में नहीं लाई? आपको मुझसे मिलने का मन होता है तो आप सपनों में आती है, फिर मैं आपके पास ना आके कैसे रहूं बताइए? वो आम के पेड़ के पास खड़ी होकर बात कर ही रही थी, तभी कौशल्या, जो उसी अनाथ आश्रम को चलाती थी, वो आती है। कैसी हो अनामिका? जब मैं यहाँ हूँ तो मेरी बेटी के साथ क्या हो सकता है? मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो उससे पहले मुझे पता चल जाता है। आँखों में ही सब कुछ तो है और वो आँखें बहुत कुछ कह देती है। एक बार तुम बात करने लगो फिर तो सबकी बोलती बंद। एक बार तुमने जो इस पेड़ को सड़क के ऊपर देखा था, फिर ट्रक बुलाकर तुमने उस पेड़ को यहाँ लाके लगवाया, फिर ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, तब से ये बात यहाँ आने वाले सभी को ये बताती है अनामिका। वैसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर आम खाने का मन हुआ, मैं तुम्हें मीठा मीठा स्वादिष्ट आम दूंगी। उस बारे में तो कुछ नहीं कह रही हो। तुम लोग बातचीत करो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर कौशल्या वहाँ से चली जाती है। अनामिका आम के पेड़ के साथ बातचीत करने लगती है। थोड़ी देर बाद अनामिका का फोन बज उठता है। बताइए माँ जी, ऐसा कब वो आई? रुकिए, मैं आती हूँ। इतना कहकर अनामिका फोन काट देती है। माँ, मुझे अर्जेंटली अभी के अभी ससुराल लौट जाना होगा। मैं फिर आऊंगी और आपसे बात करूंगी। ठीक है बेटा, सावधानी से जाना। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। उधर गांव के ऑटो स्टैंड में प्रसाद का फोन अचानक से बज उठता है। वो देखते हैं शारदा ने फोन किया है। अभी तक घर से निकले 1 घंटा भी नहीं हुआ और फिर से मेरी पत्नी मुझे फोन कर रही है। इतना सोचकर वो फोन उठाते हैं। कहो शारदा, कहाँ है आप? अभी तक बहनी नहीं हुआ है, मैं ऑटो स्टैंड में खड़ा हूँ। बताओ क्या हुआ? एक बार जरा घर आइए। अरे बताओ ना, क्या बात है? अभी ऑटो के लाइन में खड़ा हूँ, नहीं निकल सकता। 1-2 ग्राहक आ जाए तो बहनी हो जाएगा। दामाद जी घर पे बेटी को लाकर उसे छोड़ के चले गए हैं। ये सुनकर प्रसाद को समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या कहना चाहिए। वो दुखी हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी क्या कर रही है? कमरे में बैठ के रो रही है। ठीक है, बेटी का पसंदीदा चिकन लाके बना दो। फिर आप कब घर आएंगे जी? शाम को घर आने के बाद मैं बात करूँगा। ठीक है जी, आप जरा ध्यान रखिएगा। बेटी के बारे में सोचकर दुखी मत होइएगा। नजर रख के गाड़ी चलाइएगा, पूरा परिवार आप पे ही निर्भर है। ठीक है शारदा। इतना कहकर शारदा फोन रख देती है। फिर बेटी स्वरूपा जो रो रही थी उसके पास जाती है। अरे बेटा, तुम्हारे और दामाद जी में लड़ाई हुई थी? ये बात हो ही रही थी कि तब तक बहू अनामिका घर पे आती है, साथ ही जूस ले आती है। रूपा, पहले तुम जूस पी लो। ये सुनकर स्वरूपा गुस्से से कहने लगती है, मैं पी लूंगी, वहाँ रख के चली जाओ। अनामिका उसके गुस्से का परवाह ना करते हुए फिर से कहती है, पी लूंगी ये कहने से नहीं होगा रूपा, तुम पियोगी तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। अब तुम माँ बनने जा रही हो। दामाद जी जब कह रहे थे मैंने सब कुछ सुन लिया। अभी तो अपना ध्यान देना होगा।
इस तरह कहकर अनामिका जूस लेकर जिद्दी बन के वहीं पे खड़ी रह जाती है। अनामिका की बातें सुन के शारदा बहुत खुश होती है। क्या कह रही हो? तुम्हारी भाभी सच कह रही है? तुम माँ बनने जा रही हो? हाँ माँ, पर क्या आप मेरे चेहरे पे कोई खुशी देख रही है? ये सुनकर शारदा दुखी हो जाती है। तो क्या दामाद जी कह रहे हैं अभी संतान नहीं चाहिए? वो नहीं माँ, दहेज वाला जो पैसा बाकी था वो मांग रहे हैं। उसके लिए वो तुम्हें यहाँ पे लाके छोड़ के गुस्से से चले गए ताकि पैसे मिल जाए। उसे तो पिताजी से एक बार बात करनी चाहिए थी। वो तो नहीं पता माँ, पर उन्होंने कहा है कि दहेज के पैसे लाओगी तभी वापस आना, नहीं तो तुम वहीं पे रह जाना। और ऐसा कहकर वो मुझे गुस्से से छोड़ के चले गए। ठीक है स्वरूपा, हम इसको संभाल लेंगे। तुम अभी आराम से जूस पियो, यहाँ आराम करो। मैं तुम्हारी पसंदीदा चिकन बनाती हूँ, तुम पेट भर के खाना खाओ। असल में ये सब कुछ हुआ है बस आपकी वजह से। असल में भाई को अच्छा दहेज वाला रिश्ता आया था, पर वो आपके चुंगल में फंस के आपसे शादी कर लिए। पर आप तो एक फूटी कौड़ी लाई नहीं, कुछ भी नहीं, अनाथ ठहरी। एक कपड़े में यहाँ आ गई। आप ही पेट भर के खाइए और आराम से सोइए। अरे मुझसे लड़ाई करने के लिए भी तुम्हें ताकत चाहिए ना स्वरूपा। लो जूस पियो और थोड़ा आराम करो। उधर मैं जाके अपना काम कर लेती हूँ, तुम्हें थोड़ी ताकत आ जाएगी, उसके बाद तुम आराम से मुझे डांटना, ठीक है ना? अनामिका के इस तरह से कहने पे स्वरूपा को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तब तक हरीश और भव्या बात करने के लिए वहाँ जाते हैं। भाभी ऐसा कह रही है और माँ तुम चुपचाप खड़ी होकर ये सब सुन रही हो। तुम्हारी भाभी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से उसे मैं डांटूं। ओहो, तो अब सास बहू एक हो गई है, तो अब आपको मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी? जूस पियो बेटा, शाम को तुम्हारे पिताजी आएंगे तो कहूंगी दहेज का पैसा चुका देने के लिए। अनामिका, रूपा का जरा ध्यान रखना। अच्छा ठीक है माँ जी। इस तरह कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। इसी तरह वो दिन निकल गया। उधर प्रसाद अपना ऑटो परमेश्वर के पास जाके लगाया और ऑटो को प्यार से देखते हुए उसकी आंखें भर आई। इतने दिनों तक छोटे भाई की तरह तुमने मुझे बहुत सहायता की है। आज बेटी के परिवार को बचाने के लिए मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। इस तरह दुखी हो रहे थे। तब तक परमेश पैसे लाकर प्रसाद को देते हैं। प्रसाद उन पैसों को लेकर घर चले जाते हैं और शारदा के हाथों में जाके देते हैं। शारदा उन पैसों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पिताजी, ऑटो कहाँ है? परमेश को बेच दिया बहू। शारदा, पैसे देकर बेटी को उसके घर भेज दो। अजी आप नाना जी बनने वाले हैं और मैं नानी। शारदा के कहने के बावजूद प्रसाद उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। उस रात दामाद जी आते हैं। शारदा उन्हें पैसे देती है और बेटी को उनके साथ भेज देती है। इसी तरह दिन निकलते हैं। प्रसाद अपने ऑटो के गम में अब बीमार पड़ जाते हैं। तेज बुखार हो जाता है। ऑटो ऑटो सिर्फ ऐसे ही कहते रहते हैं। घर में प्रसाद की ये हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। दुखी होकर अनामिका अनाथालय आती है और उस आम के पेड़ के पास जाती है। चिंता मत करो, तुम्हारे ससुर जी बीमार पड़े हैं उस ऑटो के गम में, मैं उन्हें ठीक कर दूंगी। इस तरह कहकर वो आम का पेड़ एक ऑटो में बदल जाता है। अनामिका जाके उस ऑटो में बैठ जाती है। वो आम ऑटो जब सड़क से जाने लगा तो सड़क में जितने भी लोग थे सभी लोग आश्चर्य होकर देखने लगे। बिना ड्राइवर का ऑटो मोड में ऑटो चलते देख सभी लोग बड़े ही आश्चर्य थे। थोड़ी देर बाद वो ऑटो जाके शारदा के घर के सामने रुकता है। जाओ, जाके प्रसाद को उठने के लिए बोलो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, और उसे बाहर लेकर आओ। इस तरह कहने पे अनामिका खुशी खुशी अंदर जाती है, शारदा को पूरी बात बताती है और प्रसाद को बाहर ले आती है। जैसे ही प्रसाद उस आम ऑटो को देखते हैं मानो कि तंदुरुस्त हो जाते हैं और सीधा ऑटो के अंदर आके बैठ जाते हैं। बच्चे, इस मायावी आम ऑटो में आके बैठो। हाँ दादाजी, जरूर बैठूंगा। ये ऑटो देखने में तो बड़ा ही अच्छा है। मैं भी दादाजी ऑटो में आके जरूर बैठूंगी। इस तरह बच्चे भी बहुत खुश होकर ऑटो में आके बैठ जाते हैं। प्रसाद बड़े ही खुशी के साथ उस आम ऑटो को चलाने लगते हैं। प्रसाद को इस तरह से ऑटो चलाते देख अनामिका भी बहुत खुश होती है। प्रसाद धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। फिर से प्रसाद ऑटो चलाने का काम शुरू कर देते हैं। वो कस्टमर को बैठा के इधर से उधर करते हैं और जो पैसे वहाँ से वो कमाते हैं उसी से पूरा परिवार चलाने लगते हैं।
ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तपती गर्मी में प्रसाद एक पेड़ के नीचे अपने खेत के किनारे पे खड़े होकर अपने खीरे के फसल को अच्छे से देख रहे होते हैं। किसी भी तरफ से कोई नहीं आ रहा था और ना ही किसी की आने की संभावना थी। सूरज सर पे है, मुझे बहुत भूख लगी है और शारदा अभी तक आई नहीं। एक बार सास बहू बात करना शुरू कर दी तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। अब क्या करूं? शारदा ने तो मेरी आदत ही कुछ ऐसी कर दी है। प्रसाद सोच ही रहे थे, तभी शारदा एक छतरी लेके चावल सब्जी एक डब्बे में लेकर आती है। अजी, आप मुझे गाली दे रहे थे ना? नहीं नहीं शारदा, मैं क्यों गाली दूं भला? तुम्हारा कितना काम भी तो रहता है। आपकी इस बात से समझ गई कि आप सच में मुझे गाली ही दे रहे थे। सास बहू सुखाड़ वाली जगह से हो क्या? थोड़ा खाना पका के मुझे अगर दे दोगी तो मैं खाना खा के अपना काम करूँगा। आज थोड़ा लेट हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। कल से मैं बिल्कुल समय पे ले आऊंगी। ठीक है शारदा, खाना परोस दो, भूख लगी है। प्रसाद जाके एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। शारदा भी वहाँ जाके बैठती है। अजी, इतनी तेज गर्मी में खेत में आके बैठे रहना ठीक है क्या? भरोसा करके काम दिया है तो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना। फिर शारदा चावल और सब्जी प्रसाद को खाने के लिए परोस के देती है। उधर मिट्टी के घर पे बच्चे हरीश और भव्या बैठे हुए थे और अनामिका उन्हें खाना खिला रही थी। माँ, जैसे गर्मियों की छुट्टी होगी ना, मैं और बहन नानी के घर चले जाएंगे, ठीक है ना? हाँ माँ, काफी दिन हो गए हमारा नानी घर गए हुए। वैसे भी पूरे 1 महीने की छुट्टी है ना, हम नानी के घर पे रह के वहाँ पे अच्छे से एंजॉय करके आएंगे माँ, ठीक है ना? नहीं नहीं बच्चे, अगर तुम लोग वहाँ गए तो नानी बहुत परेशान हो जाएगी। तुम दोनों बच्चे बहुत शरारती हो। मैं यहाँ तुम लोगों को अकेले नहीं संभाल पाती, वहाँ नानी कैसे संभालेंगी? नहीं नहीं माँ, हम बिल्कुल शरारती नहीं करेंगे। जो नानी कहेगी हम वही काम करेंगे, जो वो कहेंगी हम वही करेंगे माँ। चलो चलो, तुम लोग पहले खाना खाओ, बाद में ये डिस्कशन हम करेंगे। पहले हम नानी के यहाँ जाएंगे, उस बात के लिए आप वादा करो तभी खाएंगे, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे माँ। इस तरह भव्या नखरा करने लगती है। अगर तुम लोग खाना खाओगे तो भेजने के बारे में सोचूंगी, नहीं तो यहीं पे रहो। अनामिका के इस तरह से कहने पर खाना खाने के लिए भव्या अपना मुंह खोलती है। अनामिका जल्दी से एक निवाला खिला देती है। एक दिन घर पे बिजली ना होने की वजह से अपने मोहल्ले के बिल्कुल अंत में जाके सास बहू एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और हैंड फैन लेके हवा कर रही होती है। माँ जी, सुखाड़ की वजह से काम नहीं है, इसलिए बहुत वक्त है हमारे पास। हाँ बहू, हम खाली बैठे हैं क्योंकि कोई काम नहीं है। वो तो है माँ जी कि कोई काम नहीं है, पर नया काम हम दोनों मिलके ढूंढ सकते हैं ना। अरे बहू, मेरा दिमाग आधा खाली है और आधी आधी तुम बातें करती हो, कुछ समझ में नहीं आता है। तुम्हारे ब्रेन में क्या है, जरा बाहर निकालो। शारदा की बातें सुन के अनामिका घबरा जाती है। लेकिन माँ जी, मेरे ब्रेन में क्या है उसे देखने के लिए तो मेरा ब्रेन तोड़ना पड़ेगा। पर माँ जी, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। फिर ऐसा मजाक ही ना तुम, तो कमरे में बंद करके तुम्हें छड़ी के साथ खेलूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप हाथी हैं और मैं आपके सामने एक चुहिया। आपको बर्दाश्त करने के लिए, आपकी गालियाँ सुनने के लिए मैं ये सब नहीं झेल सकती। मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, तुम्हारा दिमाग बाहर निकालने की बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में क्या है वो बताने के लिए कह रही हूँ। जो परिकल्पना सोची हो वो जरा बोलो। अच्छा, तो ऐसा कह रही थी माँ जी। तो मैंने जो सोचा है वो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, बताओ बहू। माँ जी, गर्मी में जो चीज सबसे ज्यादा बिकती है और जो सभी लोग खाते हैं वो है खीरा। हाँ बहू, बहुत लोग खीरा खाते हैं। ये अच्छा भी है और सेहत के लिए फायदेमंद भी है। टाउन में घूम के बेचेंगे तो मुनाफा भी अच्छा होगा, या फिर कहीं एक जगह इसे लगा कर बेचेंगे तो पैसा हम अच्छा कमा लेंगे। हम सुखाड़ के खेत में काम करके आने के बाद घर पे खाना खाएंगे, उसके बाद इसे बेचने निकलेंगे। अगर हम 10 रुपए करके भी एक एक खीरा बेचेंगे तो भी बहुत बिक्री होगा और हमारे हाथ में अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। तो चलो बहू रानी, हम शुरू करते हैं। इसके लिए पहले एक ठेला चाहिए और ऐसा कोई चाहिए जहाँ से हमें ढेर सारे खीरे एक साथ मिल जाए।
खीरे को लेकर ज्यादा सोचिए मत माँ जी। पिताजी वैसे भी खीरे के खेत की ही रखवाली करते हैं ना। हम उन्हीं के मालिक से बात करेंगे और कहेंगे कि हम खरीदना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा कम भाव लगा दे। तरकीब तो अच्छी है बहू, लेकिन अब इस तरकीब को वास्तव में हमें करना भी होगा। इतना कहकर सासू माँ शारदा चली जाती है। शाम होते ही सास और बहू प्रसाद जिस खीरे के खेत की रखवाली करते थे वहाँ जाती है। फिर प्रसाद जाके खेत के मालिक सुदर्शन से बातचीत करते हैं। बाबू, मेरे परिवार से मेरी पत्नी और बहू आपसे मिलने आई है। किस बारे में वो बात करना चाहती है मुझसे? हाँ, आपने जो खीरा उगाया है उस बारे में मालिक। ऐसा क्या? उन्हें कहो आने के लिए। इस तरह कहने पे प्रसाद थोड़ी दूर पे खड़े हो जाते हैं और शारदा अनामिका को उनके पास भेजते हैं। अनामिका और शारदा उनके पास जाके नमस्ते कहती है। सुदर्शन भी उन्हें देखकर नमस्कार कहते हैं। तो बताओ सास बहू, तुम लोग यहाँ पर आए हो किस विषय में मुझसे बात करने के लिए? हाँ, सुदर्शन के इस तरह से पूछने पर सास बहू अपनी परिकल्पना बताती है। सुदर्शन को भी काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो उनसे कुछ पैसे भी ले लेते हैं। प्रसाद, सास बहू को एक बोरा खीरा देके यहाँ से भेज दो, कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रसाद सास बहू को एक बोरा खीरा भर के दे देते हैं। फिर बड़े ही मेहनत से ससुर जी और अनामिका उस बोरे को शारदा के सर पे चढ़ा देते हैं। फिर आधे घंटे बाद वो सभी लोग घर लौट आते हैं। फिर वो सारे खीरे को ठेले पे रख के उन्हें बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहू, अभी काफी रात हो गया है, अभी तुम खीरा बेचने जाओगी? कल सुबह सुबह हम टाउन में जाकर बेचेंगे। आप नहीं जाएंगी माँ जी? मैं घर पे बच्चों का देखभाल करूंगी, तुम जाओ। इस तरह कहने पे अनामिका बिना कुछ कहे वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। वो रात निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका खीरे को ठेले पे रख के शहर में घूम घूम के बेचने लगती है। ठंडे ठंडे खीरा, आइए बाबू आइए, एक एक सिर्फ 10 रुपए के। अगर इसे खाएंगे शरीर की गर्मी एकदम गायब हो जाएगी। गर्मी से बीमार पड़ने से पहले ही आप लोग बच जाएंगे। ठंडा ठंडा खीरा, आइए बाबू आइए। इस तरह आवाज लगाते हुए वो आगे बढ़ रही होती है। तभी रास्ते में एक जगह चक्रवर्ती नाम का एक आदमी अनामिका के ठेले के पास आता है। अनामिका उसे देखकर बहुत खुश होती है। बताइए बाबू, ठंडा ठंडा खीरा है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में। इस तरह कहती है। वो सुनकर वो आदमी एक खीरा हाथ में लेकर, अरे ये क्या, तुमने तो कहा ठंडा ठंडा, पर ये तो गर्म है, कुछ ठंडा तो नहीं है। अरे बाबू, ठंडा ठंडा मतलब खीरा तो खुद में ही ठंडा है, इसीलिए ठंडा कह रही हूँ। इसे खाएंगे तो ऐसी ठंडक महसूस होगी और शरीर ठंडा हो जाएगा, इसका मतलब यही है। अरे बाप रे, ठंडा ठंडा कहने का मतलब इतना ज्यादा अलग है। ठीक है, मुझे 2 दे दो, मैं घर ले जाऊंगा। इस तरह कहने पे अनामिका बहुत खुश हो जाती है। फिर 2 खीरा काट के एक कवर में डाल के उन्हें दे देती है। उनसे पैसे लेती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। इस तरह अंधेरा होने तक वो ठेले में खीरा रख के पूरा शहर घूम घूम के बेचती है। शाम तक उसके सारे खीरे बिक जाते हैं। जो पैसे उसने कमाया था वो जाके शारदा को दे देती है। शारदा देख के बहुत खुश होती है। अरे वाह बहू, गर्मी में इस तरह खीरा बेचने से तो हमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। ऐसी कमाई से तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ माँ जी, मुझे भी वही लग रहा है, पर दिन भर घूम घूम के बेचा है ना, इसलिए पैरों में बहुत दर्द हो रहे हैं। लेट जाओ बहू, पैर दबा देती हूँ। कहो तो मैं तुम्हारे पैरों में झंडू बाम लगा देती हूँ, या फिर चाहो तो मैं गर्म पानी से सेक भी देती हूँ। शारदा की बातें सुन के अनामिका आश्चर्य होकर देखने लगती है। बाप रे माँ जी, इतना प्यार सिर्फ मेरे लिए? इस तरह पूछने पर, तुम्हारे लिए प्यार नहीं बहू, पैसा कमा के देने वाला उन खीरों के लिए प्यार है। ये सुनकर अनामिका का मुंह बन जाता है। देखकर शारदा मुस्कुराने लगती है। क्यों बहू, जब सास कुछ कहती है उस पे भरोसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पता नहीं माँ जी, कब आप कट्टप्पा की तरह बदल जाए। फिर सास बहू दोनों सुख दुख की थोड़ी देर बातचीत करती है और फिर दोनों जाके सो जाती है। उसके बाद से अनामिका बर्फ के ढेले के ऊपर काट कर खीरे को रखती है और फिर ठंडा ठंडा खीरा बेचती है। एक ही ठेले पे खीरे को रखकर वो तरह तरह से बेचती है।
और इस तरह से खीरा बेचकर वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती है और परिवार को भी अच्छे से चलाने लगती है। इस तरह खाली समय में जब उनके पास कोई काम नहीं था, अनामिका ने खीरा बेचने का परिकल्पना की और उसे बेचना शुरू किया। और इसी सास बहू की परिकल्पना की वजह से वो पूरे गर्मी में खीरा बेचकर अच्छे पैसे भी कमाए। इस काम में सास घर का पूरा जिम्मेदारी उठाती, ससुर जी खीरा लाने में मदद करते हैं और अनामिका उन खीरे को घूम घूम के बेचती है। इस तरह से पूरा परिवार सुखी सुखी एक साथ जीवन बिताने लगता है।